नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं एटम। ठीक है, एटम। ठीक है, यूपी पुलिस में छोटी सी कहानी। क्या? एटम। एटम मतलब परमाणु। ठीक है, परमाणु है क्या? अब हम जानते हैं परमाणु क्या है। देखो, परमाणु होता क्या? किसी तत्व का, किसी तत्व का या किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, या एटम क्या होगा? किसी एलिमेंट का या किसी फिर कंपाउंड का ऐसा एलिमेंट, किसी कंपाउंड का ऐसा एलिमेंट जो फ्री स्टेट में कभी भी नहीं रह सकता। ठीक है, उसी को नाम हमने एटम दिया, उसी का नाम हमने एटम या परमाणु दे दिया। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं, सारे के सारे तत्व हैं। और जब ये सिंगल स्टेट में होते हैं या एक एक रखे होते हैं, इसी का नाम हमने क्या कह दिया? परमाणु हो गया। इसी को हमने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। ठीक है, तो परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और नगण्य आंख से नहीं दिख सकता, यानी नेग्लिजिबल होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है जो आंख से ना दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु की। मॉलिक्यूल्स, अणु। अणु क्या होते हैं? देखो, बहुत सारे परमाणुओं से दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो नया तत्व बनेगा वही हमारा कौन होगा? मॉलिक्यूल्स या अणु होगा। ठीक है, अभी ये क्या था? सिंपल हाइड्रोजन था, अब मैं इसे H2 लिख दिया। ठीक है, अब भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये कैसा? गैस अवस्था में। ये कैसा होगा? गैस होगा। ठीक, ऑक्सीजन यहां सिंगल था, इसे मैं किस में लिख दिया? गैस अवस्था में। तो दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्वों के मिलने से अणु बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से अणु बनता है, इसी का नाम हमने क्या कह दिया? अणु कह दिया। ठीक है, अब परमाणु के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। ठीक है, परमाणु क्या? तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से वे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देखो एक छोटी सी बात याद रखनी है, ईंट पर नाच। क्या याद रखना? ईंट पर नाच। इनकी खोज यहां से निकल के आ जाएगी, ईंट पर नाच। ठीक है, तो यहां से इनकी खोज, ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन, या टॉमसन भी बोलते हैं। हिंदी में टॉमसन लिखा जाता है लेकिन होता जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? जे थॉमसन ने। यहां से यह आया परमाणु। ठीक है, परमाणु मतलब प्रोटॉन। क्या है ये आया पी। पी मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक, ना मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक, जे थॉमसन, जे टॉमसन या थॉमसन, जे टॉमसन या थॉमसन। ठीक, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो तीनों बात क्लियर होगी होंगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। परमाणु की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इसकी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। याद रखना, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है, तो परमाणु क्या होगा? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होगा जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा भाग लेता रहता है। ठीक है, कभी भी अकेले नहीं रहेगा परमाणु। ठीक है, तो ये क्या होगा? परमाणु होगा। और
परमाणु क्या फ्री अवस्था में तो रहेगा ही नहीं, नगण्य आंख से नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे हम एक गेहूं का पार्टिकल लेते हैं, एक गेहूं का दाना ले लेते हैं, उसे बहुत ज्यादा बारीक उसमें पीसते रहें, चक्की में पीस दें, तो उसमें से एक छोटा सा कण जो हमारी आंख से नहीं दिखाई देगा, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब एक परमाणु के अंदर मेनली हमें तीन चीज बताई गई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता, आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा, ये प्लस का चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, अब न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात यह न्यूट्रल होता। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ठीक है, अब इसका कितना होगा, प्रोटॉन का 1.67, ठीक है, 3 इंटू 10 टू पावर -28 kg, 27 kg, 28 kg, 28 kg। ठीक है, और इसका कितना होगा, इसमें बस इतना सा ऐड करना, 1.675 इंटू 10 टू पावर -28 kg। ठीक है, इतना होगा इनका द्रव्यमान। क्लियर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश हो गए। अब इनके वेट की बात करते हैं, इनका वजन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वजन होगा 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg, और प्रोटॉन का कितना होगा 1.673 इंटू 10 टू पावर -28 kg। न्यूट्रॉन का कितना होगा 1.675 इंटू 10 टू पावर -28 kg होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका, ये हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया किसने था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में गोल्डस्टाइन ने बताया था। किसने, गोल्डस्टाइन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने बताया था। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली थी, और पतली पन्नी लेने के बाद क्या करा उन्होंने, उसमें कोई गैस भरी। ठीक, कोई गैस भरने के बाद क्या करा उन्होंने, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ किरणें जाती देखी, जिन्हें उन्होंने नाम नहीं दिया, ना तो उन्हें कोई नाम दिया, ना ही उसके बारे में कुछ बता पाए। इसलिए ये क्लियर नहीं कर पाए गोल्डस्टाइन कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। लेकिन फिर क्या हुआ, जे जे थॉमसन आए। जे जे थॉमसन ने क्या करा कि वही एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसका विस्तार करा। उन्होंने भी वही काम करा कि क्या, एक वैक्यूम ट्यूब ली। ठीक है, एक क्या ली, वैक्यूम ट्यूब ली, ऐसे करके ये वैक्यूम ट्यूब ले ली, और इसमें कोई गैस भर दी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब लेके कोई गैस भर दी, यहां से कोई गैस भरी, और बहुत ज्यादा ताप और दाब पर, बहुत ज्यादा ताप और बहुत कम दाब पर, ठीक, उन्होंने क्या करा, यहां से कोई गैस प्रवाहित करी, तो यहाँ पे पैडल स्वीप लगा दिया, ऐसे एक चकती बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो एक पैडल स्वीप लगाया, और उन्होंने इस तरफ पॉजिटिव रखा, इस तरफ नेगेटिव रखा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ किरणें जाती दिखाई दी, इन्हीं का नाम उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कह दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन किरणों को नाम दिया गया केनाल किरणें। क्या नाम दिया गया, केनाल किरणें। तो क्या था, जे जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को जैसे ही एक्सपेंड करा, तो
उसने क्या देखा, उन्होंने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक की तरफ कुछ किरणें जाती दिखाई दे रही हैं, इसी को उसने नाम दे दिया क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर कैनाल किरणें। ठीक है, सेम कंडीशन। फिर उसके बाद कौन आए, रदरफोर्ड आए। ठीक है, ऐसे ही रदरफोर्ड ने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ किरणें जाती देखी, तो क्या करा उन्होंने बस यही एक्सपेरिमेंट था, सेम एक्सपेरिमेंट था, वैक्यूम ट्यूब में ही था। ठीक है, विद्युत विसर्जन नली में ही था ये एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ किरणें जाती देखी, इसी को नाम दे दिया उन्होंने प्रोटॉन। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद कुछ किरणें ऐसी थी इसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर, कुछ किरणें ऐसी भी थी जो ना नेगेटिव से गई ना पॉजिटिव से गई। ठीक है, जैसी थी वैसी की वैसी न्यूट्रल बनी रही, तो इसी को नाम दे दिया उन्होंने क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमसन ने कर दी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, तीसरी खोज जेम्स चैडविक ने करी, और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, मतलब उन्होंने केवल इतना बता दिया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कुछ किरणें ऐसी भी हैं जो ना पॉजिटिव से चली और ना ही नेगेटिव से चली, बस सीधे शांति से बैठी रही एक जगह। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन आएगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे करा। ठीक है, सोने की पतली पन्नी पर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो सोने की पतली पन्नी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या करा, ठीक है, यहां क्या रखा उन्होंने, यहां एक्स किरणें रखी। ठीक है, या अल्फा पार्टिकल, इसमें क्या रखे, अल्फा पार्टिकल, और यहां कोई परमाणु रख दिया, उस परमाणु का ये क्या था, सेंटर में नाभिक था। तो नाभिक के अंदर तीनों चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर तीनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों चीजें होंगी। अब क्या हुआ, देखो वैसे नाभिक में हम तीन चीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन नाभिक के अंदर एक परमाणु के अंदर 33 कण होते हैं, कि कौन कौन से, ठीक है, 33 कण होंगे। मेन बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, मीसोन, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किस में होते हैं, एक नाभिक के अंदर 33 कण होते हैं, उसके अंदर होते हैं जो हमें आंख से नहीं दिखाई देता, एक परमाणु के अंदर 33 कण होंगे। ठीक है, अब उनमें कुछ मैं बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, मीसोन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितने होंगे, 33 कण होंगे। ठीक है, तो अब हमने बात करी कितनी, किसकी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने यहाँ क्या करा, एक सोने की पतली पन्नी रख दी। ठीक है, अब सोने की पतली पन्नी रखी, तो यहां से जैसे ही अल्फा कण पास हुआ, जैसे ही कोई अल्फा कण पास हुआ, तो उन्होंने देखा तीन तरह से कहानी, ऐसे ये कुछ ऐसे किरणें थी जो नाभिक के अंदर गई, कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ क्या हुआ, यहाँ नाभिक के सेंटर से टकराई, जैसी गई वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, कुछ किरणें क्या थी, 90 या उससे ज्यादा डिग्री के कोण पर मुड़ गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में तीन बातें क्लियर होकर आई हमारे सामने। पहली बात क्या क्लियर होकर आई थी, जो किरणें परमाणु से सीधी चली गई, यानी परमाणु के नाभिक से सीधी चली गई, उन्होंने बताया कि परमाणु हमारा खाली है। ठीक है, एटम इज एम्प्टी, एटम जो है खाली है, बट ऐसा नहीं था, एटम खाली नहीं था, कुछ किरणें थी जो सीधी चली गई, अर्थात ऐसे पार्ट से चली गई जहां उन्हें दूर दूर तक अट्रैक्शन नहीं मिला और वे सीधी ही निकल के चली गई। उन्होंने बताया कि परमाणु खाली है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि कुछ किरणें क्या थी, जैसे ही नाभिक के सेंटर में टकराई, ठीक है, परमाणु के केंद्र में टकराई, टकराने के बाद जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से वापस आ गई, जिस स्पीड से गई उसी से वापस आ गई। इससे क्या पता लगा, इससे केवल इतना पता लगा कि परमाणु के नाभिक के अंदर कोई ना कोई ऐसी सॉलिड चीज रखी हुई है, ऐसी कोई ठोस चीज रखी हुई है जिसकी वजह से ये क्या होगी, जैसी थी वापस आ गई। इसका मतलब ये था कि परमाणु के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो
इससे टकराई और टकराने के बाद वापस आई, यानी वो परमाणु का नाभिक है, वो परमाणु का केंद्र है। यानी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में क्या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वापस आ गई। क्यों? अल्फा कण कैसा होता है? धनात्मक, और धनात्मक ही परमाणु के नाभिक में भरा हुआ होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक धनात्मक से टकराई, जैसी गई वैसी ही वापस आ गई। क्यों? सेम चार्ज क्या होते हैं? रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इस वजह दूर भागने की वजह से जैसी गई वैसे बिल्कुल सेंटर में नाभिक में टकराई और वैसी वापस आ गई। ठीक है, तो इससे पता लगा परमाणु के नाभिक में कोई सॉलिड चीज रखी हुई है, ठोस रखा हुआ है। उसी को हमने परमाणु में क्या कोई सॉलिड चीज रखी हुई है, उसे हमने क्या कह दिया? नाभिक कह दिया। अब कुछ किरणें क्या थी? कुछ किरणें परमाणु के नाभिक पे टकराए, नाभिक से ऊपर नीचे कहीं टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? 90 या उससे ज्यादा डिग्री के कोण पे मुड़ गई। ठीक है, इससे क्या पता लगा कि परमाणु के नाभिक में कुछ है, परमाणु के नाभिक में कोई ना कोई आवेश है, और वो आवेश कौन है? धनात्मक आवेश है। परमाणु के नाभिक में कोई ना कोई आवेश है, और वो आवेश कौन सा? धनात्मक आवेश है। ठीक है, इस वजह से ये परमाणु की किरणें क्या 90 या उससे ज्यादा डिग्री के कोण पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? एक अल्फा कण की। तो एक अल्फा कण का आवेश कितना होता? एक अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी हमने पढ़ा था कितना होता? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक अल्फा कण का आवेश कितना होगा? प्लस के 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, प्लस के 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक अल्फा कण का आवेश जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। ठीक, बीटा कण पे कैसा आवेश होता? ऋणात्मक। बीटा कण पे कैसा होगा? बीटा कण पे आवेश होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक, और कितना होगा ऋणात्मक भी? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, गामा पे कैसा आवेश होगा? गामा पे आवेश होगा हमारा 0। गामा पे कोई भी आवेश नहीं होता। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिवता होती है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, ठीक है, जैसे यूरेनियम पे या प्लेटिनम पे, ठीक है, पैलेडियम पे, इन पे इनमें से जब इन्हें विद्युत विसर्जन इनका किया जाता, या फिर इनमें क्या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं इनसे, तो क्या होगा? वहां पर तीनों किरणें निकलती हैं। अल्फा किरण भी निकलती है, बीटा भी निकलती है, गामा भी निकलती है। ठीक है, जब इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जो हमारी सबसे पहले ये किस पे निकलती है? अल्फा कण किस पे निकलते हैं? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आवेश होता तो ये ऋणात्मक की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी बीटा की तरफ चले जाते हैं। और जब बीटा कण निकलता तो ये किसकी? धनात्मक की तरफ चले जाते हैं। क्यों? रिपल इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो अल्फा कण किसकी तरफ चले गए? बीटा की तरफ। और बीटा किसकी तरफ चले गए? अल्फा की तरफ। लेकिन जब गामा किरणें निकलती हैं तो वो ना तो अल्फा की तरफ जाती है, ना ही बीटा की तरफ, सीधे ऊपर निकल चली जाती हैं। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज हुई थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज में तीनों कण निकले थे, अल्फा, बीटा, गामा। कौन? अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा कणों पे जो आवेश देखा गया वो धनात्मक देखा गया। क्यों? वो नेगेटिव की तरफ मुड़ गए थे। ठीक है, और जो धनात्मक आवेश देखा गया वो बीटा पे देखा गया, और वो किसकी तरफ मुड़ गए? ऋणात्मक की तरफ मुड़ गए थे। ठीक है, और गामा किरणें सीधी चली गई, गामा किरणें सीधी चली गई, उन पर कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अब हमें देखते हैं क्या
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं और संयोजकता कैसे बताएंगे किसी परमाणु की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर संयोजकता कैसे बताएंगे। ठीक है, तो जरा देखो, एक ये मान लो सपोज दैट, इससे पहले हमें आपबाउ नियम का पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपबाउ का नियम, तो आपबाउ नियम में क्या था, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद करके चलना कि ये 2n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। आपबाउ नियम है ये, आपबाउ प्रिंसिपल। ठीक, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक 8 हो गया। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक, फिर कितना रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32। n की वैल्यू 5 रखेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसे नाम देंगे k, इसे l, फिर m, उसके बाद n और o। ठीक है, k l m n o, ये हम नाम देंगे इन्हें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये होती है पहली कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल और पांचवी सेल, इनमें इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। ठीक है, सपोज डेट में एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूं, पहले 1h1। ठीक, पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक, क्या होगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होगा। ये कौन होगा हमारा, ये होगा परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, एटॉमिक वेट होगा। और ये क्या होगा, तत्व की पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व की पहचान, की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटॉन निकालते हैं। प्रोटॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कौन होगा, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, दूसरा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें क्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या होगी। जब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, जब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या करते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, परमाणु भार माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो सबसे पहले प्रोटॉन अगर हमें पता करना है तो प्रोटॉन कौन होगा, एटॉमिक नंबर, जितना भी उसमें एटॉमिक नंबर होगा। ठीक, दूसरा कौन होगा, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे हमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब जरा हम देखते हैं, फिर हम इनमें लगाएंगे, सेल में, कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉनों की। सपोज दैट मैं लिया था 1h1, क्या लिया 1h1। ठीक, पहले मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं, 1h1। ठीक, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसका जितना परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक 1 है, ये हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालने लगूं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा, ये परमाणु भार होगा और ये प्रोटॉनों की संख्या होगी, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना बहुत आसान है।
सपोज दैट, अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर चलते हैं। सपोज दैट मैं निकाल रहा हूँ 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने इसमें प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक वेट में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। ठीक है, 14 में 7 घटा दो तो इतने हो जाएंगे। अब मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आ गए। अब मुझे क्या रखना, इन्हें सेल में रखना। ठीक है, सेल में रखना है, तो जरा देखते हैं सेल में कैसे रखेंगे। तो पहली सेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली सेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे 8 होंगे, तीसरी में 18, चौथी में 32 और पांचवी में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब मैं सेल बनानी शुरू करता हूं। तो पहली सेल मेरी होती है के। ठीक है, पहली सेल कौन होगी, के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब क्या दूसरी सेल में अब कितने थे मेरे पास, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मेरे भर चुके हैं, अब कितने बचे 5, कितने बचे 5, तो ये 5 यहां आ जाएंगे, ये 5 यहां आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 यहां आ गए। तो मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में जो बचेंगे, दूसरी में जो बचेंगे इसका नाम के एल, इसका नाम क्या होगा एल। तो पहली सेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में मेरे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इन्हें भरने भी आ गए हमें। अब क्या होगा, यहां से हमसे पूछा जा सकता है संयोजकता। ठीक है, क्या पूछेंगे, संयोजकता। तो संयोजकता क्या होगी या वैलेंसी किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, अब इसकी बाहरी कक्षा हमारी ये होगी, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये संयोजकता कब तक है, कब तक, जब तक किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लुईस और कोसेल के अनुसार, लुईस और कोसेल के अनुसार किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उसकी संयोजकता होगी। लेकिन अगर किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। अब जैसे मेरी इसकी बाहरी कक्षा में कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 2 3 4 से तो ज्यादा ही है, 5 4 से ज्यादा है, तो 8 माइनस 5 बराबर 2, 8 माइनस 5 बराबर 3। ठीक, तो इसकी संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी 3। ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3 होगी। ठीक है, और जरा एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। सपोज दैट, अब मैं बात करता हूं, मैं लिया 16 सल्फर 32। ठीक है, 16 सल्फर 32, तो प्रोटॉन कितने होंगे मेरे 16, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 तो कितने होंगे 16। अब इन्हें हमें सेल में भरना, इलेक्ट्रॉनों को किस में भरना, सेल में। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, दूसरी में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, तो 8 और 2 10 हो गए। उसके बाद कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बचेंगे 6। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने बचे 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ कितने होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। अब इसकी हमसे पूछने लगा कोई कि संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो लुईस कोसेल ने इतनी बात तो कही थी कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। लेकिन क्या इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और मैं बताया कि अगर किसी परमाणु की
बाहरी कक्षा में कितने 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसे 8 में से घटा लेते हैं, तो 8 माइनस 6 कर लो तो कितने बचेंगे 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 17 क्लोरीन, 17 क्लोरीन वैसे 35.5 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम 35 लेके चलेंगे। ठीक है, होता 35.5 है लेकिन लेके 35 चलेंगे। ठीक है, तो जरा देखो प्रोटॉन कितने होंगे साहब, प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं न्यूट्रॉनों की बात करूं तो 35 माइनस 17 तो 18 बच गए। 35 माइनस 17 कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ईसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा भरने शुरू करो, पहली सेल में 2, दूसरी में 8। ठीक है, 8 2 10, अब कितने बच गए 17 में से 7, तो वे इस सेल में तीसरी में कितने आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 7 बराबर 1। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। तो आज हमें क्या, एक तो परमाणु पता लग गए, ठीक, अणु पता लग गए, अणु क्या होता, ठीक, दूसरा हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज इनकी पता लग गई, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पता भी लग गया हमें, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में भी पता लग गया। ठीक, अब किसी कक्षा में आपबाउ नियम से या आपबाउ प्रिंसिपल से, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नील्स बोहर के अनुसार काम करेंगे। ये हमने किसमें, सॉरी मैं गलती से बोल गया, आपबाउ नियम, ये किसमें, नील्स बोहर के अनुसार। ये नील्स बोहर का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अनुसार भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अनुसार भरे जाएंगे। उसके बाद हमने क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सीख लिए। ठीक है, इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी पता लग गया। संयोजकता क्या है ये भी हमें पता लग गया, संयोजकता कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता लग गया। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं, एक नए आयाम में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।